जीव मजीवम तब्बम जिनवर बसहेड़ जीर्ण डिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सबदा सिरसा। मैंने अभी ये प्राकृत भाषा में मंगलाचरण किया है। सम्मानीय सभी मंचस्थ मनीषी गण, जिनका भी बादल जी ने और प्रोफेसर दीक्षित जी ने नाम लिए हैं, मैं सब मेरे भी वही समझ लीजिए, और समुपस्थित समस्त आचार्यगण और सभी भावी विद्वान जो इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं जब इस विश्वविद्यालय में आया, शाम को मैंने प्रवेश किया तो बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर परिसर और इतना विश्वविद्यालय, इसको देखने की बहुत अभिलाषा थी। तो ये पूरी आज मेरी हुई। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जैन विद्या शोध संस्थान का, और जो भी इसमें दोनों विश्वविद्यालय, दोनों संस्थान और एक भारतीय हिंदी परिषद सबके जो संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब से प्रोफेसर अभय कुमार जी ने जैन विद्या संस्थान का भार संभाला है, सचमुच में बहुत उन्नति दिनों दिन हो रही है। हर साल में कम से कम 4-6 गोष्ठियां, बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं। एक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई संस्थान किसी को सौंप दिया जाए और उसके आधार पर रहता कि उसका व्यक्तित्व किस तरह का है, वो कितने उस संस्थान को कितना व्यापक बनाना चाहता है। तो आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे कुछ आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। बहुत अच्छा विषय रखा गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन साहित्य का अवदान। मैं तो अग्रवाल जी का जब वो दीक्षित जी का परिचय दे रहे थे, सम्मानित दीक्षित जी का, तो मैं सोच रहा था कि कोई इतनी विधाओं में इतने अधिकार पूर्वक बोलता है क्या, बोल सकता है क्या। पर आज दीक्षित जी को सुन करके लगा कि सचमुच में मैं सोच ही नहीं सकता। अभी किसी और दूसरे किसी विद्वान को खड़ा कर दे तो जैन परंपरा पे इतना अच्छा नहीं बोल सकता। मैंने जितनी तैयारी की थी आपको प्रस्तुत करने की समय भी उतना है, तो मेरे सारे विषय आपने बोल दिए। और केवल बोले ही नहीं, देखिए भाभी जो विद्वान हैं उनके समक्ष एक चुनौती खड़ी की। उन्होंने केवल सूची प्रस्तुत की है, ध्यान रखिएगा। ये जो 31 विधाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो इतने शोध के विषय है कि बड़े बड़े ग्रंथ एक एक विधा पर लिखे जा सकते हैं, इतना वो है। उन्होंने केवल संकेत रूप में सूची प्रस्तुत की है कि इतना बड़ा वैभव भरा हुआ है जैन साहित्य में। चाहे आप प्राकृत साहित्य को देख लें, संस्कृत जैन साहित्य को देख लें, अपभ्रंश साहित्य को देख लें, चाहे तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी, इतना विपुल साहित्य भरा हुआ है कि अभी भी शास्त्र भंडारों में हजारों हजार ग्रंथ ऐसे हैं जिनको जानते तक नहीं, जिन पे कभी काम तक नहीं हुआ। तो ये सब चिंता हम लोग को करना है कि हम उनको, ये ध्यान रखिए, कभी ये इन्होंने जैन परंपरा नाम जरूर रखा है साहित्य, मगर वो हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी भारतीयता की बहुत बड़ी धरोहर है। ये नहीं समझना चाहिए कि वो जैन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी ज्ञान परंपरा की बात चल रही, भारतीय ज्ञान परंपरा की चल रही, तो जितना भी साहित्य है, चाहे बौद्ध परंपरा का हो, चाहे वैदिक परंपरा का हो, चाहे जैन परंपरा का हो, वो सब हमारा है, हम सबका है, हमारी भारतीयता की पहचान है वो। ये सोच करके चलना चाहिए। तो मैंने देखा कि सचमुच में अभी मैंने हर भाषा में, चाहे आप तमिल चलाइए, आपको पता है तमिल भाषा के जो 6 प्रमुख ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ प्राचीन माने जाते हैं, उसमें 4 ऐसे हैं जो जैनाचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। और ये अभी जैसे इन्होंने बताया, जैन साहित्य के आचार्यों की विशेषता रही है कि वो कभी भाषा से बंधे नहीं। जब जिस काल की भाषा रही, जो प्रचलन में पूरी देश में जो प्रचलित रही, उसी भाषा में उन्होंने साहित्य प्रणयन किया।
जब प्राकृत का आया तो प्राकृत में इतनी, क्योंकि वो तो जन भाषा थी पहले। आप जैसे अशोक के शिलालेख पढ़ लें चाहे कहीं पढ़ लें, ये क्यों शिलालेख क्यों लिखे जाते थे? वो एक सूचक है। जैसे यहाँ पे कभी कोई हमें लिखना हिंदी विभाग या जो कुछ है तो हम हिंदी में लिखते हैं। उस समय पर प्राकृत भाषा में उन्होंने जो अशोक के शिलालेख लिखे तो वो जनभाषा थी, सब कोई समझ सकता था। तो इसी दृष्टि से ये जनभाषा रही है प्राकृत भाषा। और मैं केवल अपनी बात कहूं कि जैन साहित्य संस्कृत में भी विपुल साहित्य है। ऐसे ऐसे काव्य लिखे गए जो सप्त संधान महाकाव्य, यानी एक काव्य है 7 चरित्र निकल रहे उससे। एक श्लोक में 7 तीर्थंकरों के चरित्र एक साथ चल रहे, सप्त संधान महाकाव्य। और ऐसे काव्य लिखे गए जो 8 भाषा में, 8 भाषाओं में एक एक काव्य है। आपको आश्चर्य हो गया, यानी जैनाचार्यों ने इतने अद्भुत प्रयोग करते रहे वो उनके अपने ज्ञान का, क्योंकि उपासना करते थे, संयम की साधना करते थे और तपस्वी थे, महातपस्वी। दिन में एक बार भोजन करना केवल, और दिन भर अपना साहित्य पठन करना, आत्म साधना करना, संयम साधना करना, ये सब उनका चरित्र रहा है। तो उन्होंने ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को इतना बहुमूल्य योगदान दिया है कि चाहे आप कोश साहित्य देख लें, चाहे आप व्याकरण देख लें, चाहे आप काव्य देख लें, खंड काव्य देख लें। अभी दीक्षित साहब ने चंपू काव्य की बात कही, यशस तिलक चंपू, ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें आप आज उस समय की क्या राजनीति थी पूरे देश की, क्या समाज थी, क्या उसके महिलाएं क्या वस्त्राभूषण आभूषण या और भी चीजें प्रयोग करती थी, पूरी समाज का चित्रण किस तरह के, यानी लोग वहां पे एक हस्तिमल हुए हैं, उन्होंने विक्रांत कौरव नाटक लिखा है, वो संस्कृत और प्राकृत दोनों में है। तो वो पूरा बनारस उन्होंने कभी किसी को जीवंत, जो कहते हैं अपन लोग लाइव टेलीकास्ट, तो उन्होंने जीवंत बिल्कुल बनारस में एक जय कुमार और सेनापति के पुत्र थे और सुलोचना, उनकी शादी हो रही थी, तो वो पूरी बारात का पूरा वो निकल रहा है और उसमें एक चीज का कि यहाँ पे एक प्रासाद है, उसमें ये है, इस तरह की महिलाएं देख रही है, इस तरह के आभूषण पहने हैं, कोई किस तरह से, तो पूरा चित्रण जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है तो बनारस का चित्रण देखना हो 10वीं शताब्दी में, तो आप विक्रांत कौरव नाटक पढ़ लीजिए। तो इस तरह से बहुत महाकाव्य, चंपू काव्य, और एक अभी वर्तमान में भी संस्कृत ज्ञान की इतनी अच्छी परंपरा है, एक जयोदय महाकाव्य लिखा गया, और एक ब्रह्मचारी पंडित भूरामल जी थे जो बाद में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुरु, जो ज्ञान सागर महाराज जी कहलाते हैं, उन्होंने जयोदय महाकाव्य लिख दिया। कहने को तो देखिए कालिदास बहुत बड़े कवि हैं, पर यदि किसी कालिदास की तुलना करना है तो चाहे मेघदूत कर लें, चाहे कोई भी कर लें, तो जयोदय महाकाव्य पंडित भूरामल जी के द्वारा लिखा हुआ काव्य है। वर्तमान में अभी मुश्किल से 80 साल पहले लिखा गया है। तो ऐसे ऐसे संस्कृत के महाकाव्य, अच्छी अच्छी ज्ञान परंपरा, अच्छी अच्छी भाषाएं, अच्छे सभी भाषाओं में प्रणयन किया गया है। ये मैं 2-3 बातें की, चूंकि आज वो है समय कम है। एक ठक्कर फेरू हुए हैं, बहुत अच्छे जैन कवि हुए हैं, विद्वान थे। उन्होंने वर्तमान की जैसे धातु विज्ञान, रत्न परीक्षा, यानी जितनी चीजें, द्रव्य परीक्षा कैसे होती है, रत्न सोना बनाने की विधि क्या थी, उस समय की परंपराएं को उन्होंने, ठक्कर फेरू ने बहुत अच्छा प्राकृत में कई ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। हम देखें, यद्यपि आप लोग क्या, बल्कि हम मतलब इन विधाओं से बहुत अपरिचित हैं, बहुत दूर चले गए। जैसे प्रोफेसर दीक्षित जी ने कहा है, सचमुच वो है कि हम लोग अपनी मूल धाराओं से बहुत अलग हट गए हैं। हम लोग मूल धारा को पढ़ने की, आजकल पढ़ने की परंपरा कम हो गई है। जो भी चीज है, हर चीज अपने हाथ में मोबाइल है, उसमें से सर्च कर लेते हैं। तो मगर हमें आज बहुत जरूरत है कि हम जो हमारी लाइब्रेरी है, इतने बड़े पुस्तकालय हैं, उनमें जाके मूल ग्रंथों को देखें कि हमारी क्या असली ज्ञान परंपरा रही। ये सब बातें बहुत कहने को तो बहुत है, पर मैं केवल 2-3 बातें कह करके अपनी बातों को विराम दूंगा। कि अभी कहा ना कि क्या योगदान है, मेरा कोई योगदान नहीं, मगर जैन परंपरा का क्या योगदान है भारतीय संस्कृति। कई लोग पूछने लगते हैं कि बतलाइए क्या क्या दिया है जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने।
तो मैं 2-3 बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, केवल संक्षेप में 2 मिनट में। पहले तो इस देश का भारत नाम ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये कोई जैन साहित्य नहीं कह रहा है, कम से कम 12 वैदिक पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ऋषभो भरतो जग्गे वीर पुत्र शताग्रजा, फिर चक्रवर्ती भरत तम नामना स्मृतम, इस तरह से यानी भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये श्रमण संस्कृति की देन है। इसके बाद और क्या हो सकता है? अब आप समझ लीजिए लोकतंत्र, आज जिसमें हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पूरे देश में जब राजतंत्र था, हर जगह एक राजा दूसरे राजा का शत्रु था, लड़ते थे एक दूसरे राजा ने एक दूसरे राजा, अपनी भारतीय राजा को विजित कर लिया तो अपने को बहुत बड़ा वो समझते थे कि हमने इसको जीत लिया, हमने उसको जीत लिया। मगर पूरे देश में एक तंत्र, लोग एकमात्र जहां कहीं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी थी तो वो वैशाली गणराज्य था, जिसमें 18 गणराज्य, लिच्छवी आदि गणराज्य सम्मिलित थे। तो वो उस लोकतंत्र की पद्धति पर आज हमारा एक संविधान बना हुआ है, उसी लोकतंत्र पद्धति को अपनाया गया है। तो ये लोकतंत्र की अवधान भी भगवान महावीर वैशाली के थे, तो उनका उस समय का उस वैशाली गणतंत्र तक का है लोकतंत्र, ये बहुत बड़ा अवदान है इस श्रमण संस्कृति का। और क्या है, अभी प्रोफेसर दीक्षित जी बात कर रहे थे भाषाओं की। सचमुच में संस्कृत भाषा हमारी देश की आत्मा है और उसमें उसने सब भाषाओं को प्रभावित किया है। सब भाषा, ऐसा कोई भाषा नहीं मिलेगी इतनी कि अंग्रेजी तक की ऐसी नहीं मिलेगी कि जो संस्कृत भाषा से प्रभावित ना हो। किंतु ध्यान रखिएगा एक बात का जो कटु भी है और मगर सत्य भी है, और प्रोफेसर दीक्षित जी उसको बता सकते कि सही है। हमारे देश में जनभाषा प्राकृत थी, उसके बाद धीरे धीरे देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भाषाएं गिरती है तो भाषाओं को विकास कहलाता है, भाषाओं को वह विकास कहलाता है। धीरे धीरे प्रचलन में कम हुई प्राकृत भाषा, तो अपभ्रंश ने स्थान लिया, अपभ्रंश भाषा ने, जिसमें अभी अनेक ग्रंथों का नाम लिया है। रैधु बहुत बड़े कवि थे, पुष्पदंत बहुत बड़े कवि थे, मैं धनपाल जी और कई अनेक कवि हुए हैं जैन अपभ्रंश भाषा के। तो अपभ्रंश भाषा ने, जैन साहित्य बहुत है अपभ्रंश भाषा का, तो उस भाषा ने स्थान लिया, प्राकृत भाषा का स्थान लिया अपभ्रंश ने। और अपभ्रंश से सीधी पुरानी हिंदी, जिसको अभी दीक्षित जी ने बनारसी दास को कहा, यही जौनपुर के थे, आगरा में रहे हैं, और जिन्होंने अर्ध कथानक, पहला हिंदी का आत्मचरित ऑटोबायोग्राफ उन्हीं का लिखा हुआ है, अर्ध कथानक। तो उन वो पुरानी भाषा, हिंदी भाषा जिसको कहते हैं, इसको कुछ अपभ्रंश से बिल्कुल प्रभावित सब पुरानी हिंदी भाषाएं हैं। तो सीधी प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और फिर आज की हिंदी, मेरी दृष्टि में, और अनेक भाषा शास्त्री मानते हैं। तो ये भाषा का अवधान भी इस संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। और जहां तक लिपि की बात है, आप सभी जानते हैं कि नागरी लिपि से सारी लिपियों का जन्म हुआ है। किससे हुआ है? नागरी लिपि तो एक अलग है, मगर ब्राह्मी लिपि से सारी लिपियों का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, चाहे कोई भी हो, सारी लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि भी उसकी बेटी है। और ये ब्राह्मी कौन थी आपको बतला दें, ये ऋषभदेव की 2 पुत्रियां थी। पहले स्त्री शिक्षा का प्रचलन नहीं था, किंतु भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों को पहली बार शिक्षित करके महिला शिक्षा का अभियान चालू किया था। उन्होंने उनकी 2 पुत्री थी, पहली ब्राह्मी ज्येष्ठ पुत्री थी, उसको ब्राह्मी लिपि सिखाई, जिससे सारी लिपियों का जन्म हुआ है। और दूसरी सुंदरी थी, जिसको अंक विद्या सिखाई, गणित का जन्म हुआ जिससे की। तो इस तरह से अनेक अवधानों को जो श्रमण संस्कृति के हैं, चूंकि जैन दर्शन का विषय है यहाँ पे, तो मैंने आपके सामने कुछ बिंदु रखे। बहुत सारी बातें हैं कहने को, पर मैं अपनी बात को समय पे देखते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद।